हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिनय है। आज का हमारा चैप्टर होने वाला है जाति धर्म और लैंगिक मसले। ये क्लास 10th की सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। तो बिना समय बर्बाद किए आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हो, पहले ही हमने 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं। अगर आपने नहीं पढ़े तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। पहले चैप्टर के अंदर हमने क्या देखा था? सत्ता की साझेदारी, जिसमें श्रीलंका और बेल्जियम का उदाहरण दिया हुआ था। दूसरे के अंदर हमने देखा संघवाद, कैसे जो केंद्रीय शक्तियां हैं राज्यों को भी दी जाती हैं, उसके बारे में हमने अच्छे से चर्चा की थी। तीसरे चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि लोकतंत्र के अंदर जो विविधता होती है उसमें कैसे एक सामंजस्य बैठाया जाता है। तीसरा चैप्टर आज है, वो थोड़ा डिफरेंट है और उसकी शुरुआत हम बहुत बेहतरी के साथ करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को। पिछले अध्याय में हमने जाना, एक बात और मैं पहले बता दूं, चैप्टर को आगे जाने से पहले पहले हम इसकी रीडिंग लगाएंगे, उसके बाद समझेंगे कि टॉपिक क्या कह रहा है। उसमें हमने जाना है कि सामाजिक विविधता लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं होती है। राजनीति में सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्ति कोई असंभव बात नहीं है। कई बार तो यह अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए लाभकर भी होती है। इस अध्याय में हम इस बात पर विचार करेंगे कि भारत में लोकतंत्र के कामकाज के संदर्भ में परखने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली 3 सामाजिक असमानताओं पर गौर करेंगे। और वे 3 सामाजिक असमानताएं कौन सी हैं? वो है लिंग, धर्म और जाति। इन पर हम चर्चा करेंगे कि लोकतंत्र में ये कैसे अभिव्यक्ति होती हैं और लोकतंत्र में खासकर राजनीति में ये कैसे अभिव्यक्त होती हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कहानी शुरू होती है यहां से। शुरुआत करते हैं हम चैप्टर की। आइए अपनी बात की शुरुआत हम लैंगिक असमानता से करें। सामाजिक असमानता का यह रूप हर जगह नजर आता है, लेकिन राजनीति के अध्ययन में शायद इस बात की कोई पहचान की जाती है। लैंगिक असमानता का स्वाभाविक या कहें कि प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय मान लिया जाता है, लेकिन लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं है, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं। सिर्फ ये टॉपिक इतना कहना चाह रहा है कि स्त्री और जो पुरुष है उनके जो बीच में जो एक फासला है, जो एक अंतर है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ उनकी जैविक बनावट जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए हमारे समाज के अंदर जो पहले से धारणाएं बना रखी हैं वो मुख्य तौर से उसके लिए जिम्मेदार हैं और उन्हीं के आधार पर सारे के सारे काम किए जाते हैं। निजी और सार्वजनिक का विभाजन हम देखेंगे। शुरुआत करेंगे यहां से। लड़के और लड़कियों का पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती है कि औरतों की मुख्य जिम्मेवारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण करने की है। यह चीज अधिकतर परिवारों में कि श्रम के लैंगिक विभाजन को झलकती है। अब श्रम के लैंगिक विभाजन का मतलब क्या होता है? श्रम का जो लैंगिक विभाजन है उसका मतलब ये होता है लिंग के आधार पर काम को बांट देना। जैसे महिलाओं को ये काम करना है, महिलाएं सिर्फ घर का काम कर सकती है, वो खाना बना सकती हैं, पुरुषों का बाहर का काम करना है। इस टॉपिक के अंदर यह बताया गया है कि आज भी समाज में, आपके परिवार में भी होता होगा, आपके पास पड़ोस में भी होता होगा, लोग अक्सर उनके कामों को उनके लिंग के आधार पर बांट देते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये महिलाओं का ही काम है, कुछ लोग कहते हैं ये पुरुषों का काम है। तो उसी के बारे में चर्चा की गई है। आगे इस टॉपिक में कहा गया है औरतों घर के अंदर का सारा कामकाज करती हैं, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चों की देखरेख करना करती हैं, जबकि मर्द घर के बाहर का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मर्द ये सारे काम नहीं कर सकते हैं, दरअसल वे सोचते हैं कि ऐसे कामों को करना औरतों के जिम्मे है। पर जब सिलाई कटाई से लेकर इन्हें सारे कामों के लिए पैसे मिलने लगते हैं, मुख्य चीज क्या है? पैसा मिलना। ऐसा नहीं है कि जो पुरुष है वो ये सारे काम करते नहीं, वो खाना भी बनाते हैं, सिलाई कताई भी करते हैं, बच्चों की देखरेख भी करते हैं। ऐसा काम ऐसा जरूरी नहीं है वो नहीं करते हैं, बट जब उनको पैसे मिलते, क्या है, उनको पैसे मिलने लगते हैं, तो मर्द खुशी खुशी से यही काम घर के बाहर करते हैं। आज के समय में आपने देखा होगा कि अधिकांश जो दुकान है, अधिकांश जो दर्जी हैं, वो मैक्सिमम पुरुष हैं। ज्यादातर होटल पुरुषों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। ज्यादातर जो शेफ हैं, दुनिया के बड़े बड़े शेफ, वो पुरुष हैं। ये सबसे बड़ा कारण है जो हमारे समाज के अंदर पहले से धारणा बनी हुई है कि पुरुष जो है वो काम करते हैं, वो पैसों के लिए करते हैं, और महिलाएं अक्सर घर का काम करती हैं। इसीलिए ये जो है धारणा बनी हुई है। यही आगे बताया गया है। टॉपिक को हम पढ़ते हैं। फिर भी अधिकांश दर्जी या होटल के रसोइये पुरुष होते हैं। इसी प्रकार औरतें घर के बाहर का काम न करती हो ऐसा भी नहीं है। गांवों में स्त्रियां पानी और जलावन जुटाने के लिए खेत में खटने तक का काम करती हैं। स्त्रियां गांव में पानी दूर दूर से लेके आती हैं, जलाने के लिए लकड़ियां दूर दूर से लाती हैं, भैंस या जानवर है उनके लिए चारा दूर दूर से लेकर आती हैं। ये सब काम स्त्रियां घर के बाहर करती हैं। पर शहरों में भी हम क्या देखते हैं कि कोई गरीब स्त्री किसी मध्यवर्गीय परिवार में नौकरानी का काम करती है। ये आमतौर पर देखा जाता है। 1000 2000 में महिलाएं बर्तन मांजने जाती हैं।
मध्यवर्गीय स्त्री काम करने के लिए दफ्तर जा रही है। सच्चाई यह है कि अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू काम के अतिरिक्त अपनी आमदनी के लिए कुछ न कुछ काम करती हैं, लेकिन उनके काम को ज्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता है और उन्हें दिन रात काम करने को भी श्रेय नहीं मिलता है। सबसे बड़ी समस्या क्या है, अधिकतर जो महिलाएं होती हैं वो काम करती हैं, लेकिन उनका काम को मूल्यवान ना माना जाता है। ये क्या होता है, उनके काम को ज्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता और उन्हें दिन रात काम करके भी उनको श्रेय नहीं मिलता उसका। ये सबसे बड़ी समस्या है आज के समाज की। श्रम के इस विभाजन का नतीजा यह हुआ है कि औरतें घर की चार दीवारी तक समेटकर रह गई हैं और बाहर का जो सार्वजनिक जीवन पुरुष के कब्जे में आ गया है। हम सरल भाषा में अगर कहें तो महिलाएं आज के समय एक तरह से जेल में बंद हैं, लेकिन आज जो फेमिनिस्ट जो कुछ रिवॉल्यूशन हुए हैं, आंदोलन हुए, उसके बाद महिलाओं को उनके अधिकार मिल रहे हैं, पुरुषों से ज्यादा अधिकार मिल रहे हैं, पुरुष के बराबर अधिकार मिल रहे हैं, ताकि वो पुरुषों की बराबरी में आ जाए। सार्वजनिक जीवन की बात करें, बाहर के जीवन की बात करें तो उस पर पूरे के पूरे जीवन पर पुरुषों ने कब्जा कर रखा है। मनुष्य जाति की आबादी में औरत का हिस्सा आधा है। आगे अभी हम बढ़ रहे हैं तो इसमें यह बात बोला गया कि जो मनुष्य जाति की आबादी है उसमें औरत का हिस्सा क्या है, आधा है। बावजूद इसके इसमें क्या हिस्सा आधा है, पर सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में उनकी भूमिका नगण्य है, यानी कि बिल्कुल नहीं है। इसमें ये बात बोली गई है कि जो एक कम्युनिटी है पुरुष की, मतलब हम कह सकते हैं मानव की जो कम्युनिटी है, उसके अंदर महिलाएं आधी संख्या में है, आधे पुरुष हैं आधी महिलाएं। लेकिन अगर सार्वजनिक जीवन की बात करें और खासकर राजनीति की बात करें तो उसमें उनकी भूमिका कितनी नगण्य है। इसी प्रकार हम देखिए फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में भी देखते हैं, जो महिलाएं काम करती हैं उनको उसका वेतन कम मिलता है, जबकि जो पुरुष काम करते हैं, जो हीरो होते हैं, एक्टर्स होते हैं, उनको उसका वेतन ज्यादा मिलता है। कारण क्या है, क्योंकि आज जो हमारा समाज है उसकी सोच ऐसी है, पहले से जो धारणाएं बनाए रखी हैं उनको हम तोड़ नहीं पा रहे हैं। अधिकतर समाजों पर लागू होती, पहले सिर्फ पुरुषों को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने, वोट देने का या सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति थी। धीरे धीरे राजनीति में लैंगिक मुद्दे उभरे। दुनिया में अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए और बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किए। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए। इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने, और अभी हम नेक्स्ट चल रहे हैं तो इसमें सिर्फ टॉपिक में यह बताया गया है कि पहले जब अगर हम शुरुआत करें, जब हमारी सोसाइटी उभर रही थी उस समय ज्यादातर जो सार्वजनिक जीवन था वो पुरुषों के हाथ में था। यहाँ तक कि जो वोट देते थे वो भी महिलाओं को अधिकार नहीं था। लेकिन फिर महिलाएं कुछ थोड़ा जागरूक हुई, उन्होंने अपने संगठन बनाए, लोगों से अपने अधिकारों को मांगा। उसके बाद आज महिलाएं राजनीति में भी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भी हैं, और जितने बड़े बड़े पद हैं वहां पर महिलाएं कहीं ना कहीं जरूर हमें देखने को मिलती हैं। उनके लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई। मूलगामी बदलाव की मांग करने वाले महिला आंदोलनों ने औरत की व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई। इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठता हुआ कि नारीवादी का मतलब क्या होता है। नारीवादी मतलब एक ऐसी सोच कह सकते हैं, ऐसे काम कर सकते हैं जो महिलाओं के हितों के लिए होते हैं। किनके, इनको इंग्लिश में फेमिनिस्ट भी बोलते हैं, फेमिनिस्ट भी बोलते हैं। नारीवादी मतलब फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट। आगे बोला है लैंगिक विभाजन की राजनीति अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी के सार्वजनिक जीवन में औरत की भूमिका को बढ़ाने में मदद की। आज हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज, विश्वविद्यालय शिक्षक जैसे पेशों में बहुत सी औरतों को पाते हैं, जबकि पहले इन कामों को महिलाओं के लायक नहीं माना जाता था। दुनिया के कुछ हिस्सों जैसे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी काफी अच्छी है, और इसको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और स्कैंडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन जो महिलाओं का वो अच्छा है। इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि जब से महिलाओं ने अपने अधिकारों की बात की है उसके बाद से महिलाओं की भागीदारी हर जगह जो सार्वजनिक सेक्टर है उसमें बढ़ गई है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आज जो हमारे मैक्सिमम टीचर हैं उसमें महिलाएं टीचर ज्यादा शुमार हैं और ज्यादा हैं उसमें, लेकिन पहले का जो जीवन था वो इतना संभव नहीं था। यहाँ पे सिर्फ इतना बताया गया है, खुद करके देखे। इसमें ये बताया गया है, एक मिनट इसको इरेज करना पड़ेगा। इसमें ये बताया गया है कि जो महिलाएं हैं वो पुरुष के अपेक्षा ज्यादा काम करती हैं। जो महिलाएं हैं उनका औसतन रोजाना काम 7.5 घंटे का और पुरुष का जो है 6.5 घंटे का काम है। बावजूद इसके जो सारा का सारा जो श्रेय जाता है वो पुरुषों को जाता है। इसके बारे में थोड़ी चर्चा की गई है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं
यहाँ बोला गया है, हमारे देश में आजादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, पर वे अभी भी पुरुषों से काफी पीछे हैं। हमारा समाज अभी भी पितृ प्रधान है। पितृ प्रधान मतलब होता है जहां पर परिवार के अंदर पुरुषों की यानी पिताजी की प्रधानता होती है, इसमें महिलाओं का ज्यादा रोल नहीं होता। इसके बारे में चर्चा की गई है। औरतों के साथ साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं, उनका दमन होता है। महिलाओं में साक्षरता की दर अब भी मात्र 54% है, जबकि पुरुषों में 76% है। इसी प्रकार स्कूल पास करने वाली लड़कियों की सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है। अब हम स्कूली परीक्षाओं के परिणाम पर गौर करें तो देखते हैं कि कई जगह लड़कियों ने बाजी मार ली है और कई जगहों पर उनका प्रदर्शन लड़कों से बेहतर नहीं तो कमतर भी नहीं है, लेकिन आगे की पढ़ाई के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप को अपने संसाधनों को लड़के लड़कियों और दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक वो सोच दिखाई गई जो समाज में आज भी समाज में मौजूद है। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आज जो पूरा समाज है वो लड़कों पर ज्यादा डिपेंड, मतलब हम कह सकते हैं माँ बाप भी ऐसा सोचते हैं कि अगर हम लड़कों पे हम अपना इन्वेस्ट करेंगे रुपया तो वो हमारे पास रहेंगे, वो हमारे लिए काम करेंगे। लेकिन अगर लड़कियों पर इन्वेस्ट करेंगे तो वो दूसरे के ही काम आ जाएंगे, मान लो उनकी शादी के बाद दूसरे घर चली जाएंगी। तो हमारी जो आज की धारणाएं बनी हुई है समाज में वो महिलाओं को आगे नहीं जाने दे रही। वो क्या, वो शिक्षा करती हैं, शिक्षा ग्रेड करती हैं, कई जगह टॉप करती हैं, फर्स्ट क्लास आती हैं। आपने देखा हुआ आपकी क्लास में भी फर्स्ट सेकंड रैंक पर कई बार लड़कियां रहती हैं, बावजूद इसके वो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती हैं। सबसे बड़ा कारण यही है कि आज हमारा जो समाज है उनको इतना ज्यादा हम कह सकते हैं अधिकार नहीं देता, और जो पहले की धारणाएं बनी हुई हैं वो क्या है अभी भी समाज के ऊपर हावी है। यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, मम्मी हरदम बाहर बालों से कहती हैं कि मैं काम नहीं करती, मैं तो हाउसवाइफ हूं, पर मैं उन्हें देखती हूँ कि वह लगातार काम करती रहती हैं। अगर वह जो करती हैं उसे काम नहीं कहते तो फिर क्या काम किसे कहते हैं? ये एक क्वेश्चन उठाया है। ये देखिए यहाँ पर एक कार्टून दिया हुआ है यहाँ पर ये वाला। तो इसमें बताया है कि एक लड़की कह रही है कि मम्मी पूरे दिन तो काम करती हैं, बावजूद इसके जब उनसे कोई पूछता है तो वो कहती है मैं काम नहीं करती, मैं तो हाउसवाइफ हूँ। यानी कि कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो महिलाओं का काम है उसकी कोई गिनती नहीं है, उसको कोई काम नहीं मानता है। आगे का सेकंड पॉइंट इसमें क्या कहा, इस स्थिति के चलते अब भी ऊंची तनख्वाह पाने वाले ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष, यहाँ पर एक मिनट, एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोजाना 1 घंटा ज्यादा काम करती है। यही बात उसमें बताई गई थी, जो एक स्त्री है एक पुरुष की तुलना में 1 घंटा ज्यादा काम करती है, पर उनको ज्यादातर काम के लिए क्या है पैसे नहीं मिलते हैं। क्या है, ज्यादातर काम के लिए उनको पैसे नहीं मिलते और उनका काम मूल्यवान नहीं माना जाता है। समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया है कि समान काम के लिए समान तनख्वाह दी जानी चाहिए। इस बारे की मत कहिए मजदूरी दी जाएगी। बहरहाल काम के हर क्षेत्र में यानी खेलकूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक और कल कारखानों से लेकर खेत खलियान तक महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, भले ही दोनों से समान काम किया हो। टोटल मिला के ये है कि हमारे पास एक एक्ट है कि समान मजदूरी के लिए समान तनख्वाह दी जाएगी। बट आज भी हम देखते हैं कि हर जगह की महिलाओं को क्या है, अगर आप अपनी गांवों में देखेंगे, आप अपने शहर में अगर महिलाएं और पुरुष दोनों लोग काम पर जाते हैं तो महिलाओं को कम वेतन मिलता है जबकि पुरुषों को कम वेतन मिलता है। लेकिन 2022 के अंदर हमें ये देखने को मिला है, जो यहाँ पर ये पॉइंट दिया हुआ है, आप इस पॉइंट पर गौर करिए कि खेल यहाँ पर कहाँ पर था, ये खेल कूद से लेकर दुनिया के अलग। तो आज जो हमारा जो मतलब 2022 के अंदर ये हमारी जो गवर्नमेंट ने एक नया रूल लाए हैं जिसमें जो महिला क्रिकेटर हैं या महिला खिलाड़ी हैं उनको पुरुषों के बराबर ही रुपए दिए जाते हैं, तनख्वाह दी जाती है, और ये अब से लागू है। भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है, और जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, और ये समाज की एक अवधारणा भी है जिसमें क्या है हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो मदर फादर हैं वो लड़के की चाह के लिए रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे अबॉर्शन कराए जाते हैं, बहुत सारे गर्भपात करा दिए जाते हैं और बच्चों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। ठीक है, लड़की को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देने के तरीके इसी मानसिकता से पनपते हैं। इससे देश का लिंगानुपात प्रति 1000 लड़कों और लड़कियों पर, जो लिंगानुपात को डेफिनेशन आप जरूर याद कर लेना, लिंगानुपात है वो क्या है कम हो रहा है, जो 919 ही रह गया है। यानी कि 1000 लड़के हैं उसकी जगह 919 लगभग, या कितना बचा है 81 लड़कियां कम है, 1000 पर 81 लड़कियां
कम है। तो ये हमारे देश का लिंगानुपात है, इसके बारे में चर्चा की गई है। और बहुत सी जगहों पर गिरकर 850 और कहीं कहीं तो 800 से नीचे ही रह गया। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि महिलाओं को उनको जन्म से पहले मार दिया जाता है, जन्म के बाद मार दिया जाता है, इसके बाद लिंगानुपात कम है। महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हमें रोज पढ़ने को मिलती हैं और इसके बारे में भी चर्चा की गई है, और वो असुरक्षित हैं, इसके बारे में थोड़ा बताया गया। इस टॉपिक के अंदर हमने इतना देखा। अब हम आगे की टॉपिक की चर्चा करते हैं। ये कुछ ग्राफ वगैरह दिए हुए हैं, इनको जरूर पढ़ लेना। अब महिलाओं की राजनीति के अंदर प्रतिनिधित्व को देखते हैं। महिलाओं का राजनीति के अंदर प्रतिनिधित्व क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि औरतों का भलाई या उनके साथ समान व्यवहार करने वाले मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। इसी के चलते विभिन्न नारीवादी समूह और महिला आंदोलन इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जब तक औरतों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये B.R. अम्बेडकर साहब ने भी बोला था कि जब तक किसी कोई दबा हुआ समाज है या कोई हम कह सकते हैं डिप्रेस्ड सोसाइटी है, उसको अगर आपको ऊपर लाना है तो उसका राजनीति में प्रतिनिधित्व बहुत जरूरी होना है कि राजनीति में वो उन्हें आना चाहिए। तो यही है, जो महिलाएं वो चाहती हैं कि हमारी जो महिलाएं वो भी उनका प्रतिनिधित्व जो है राजनीति के अंदर भी हो, और इसी के बारे में चर्चा की गई है। अब नीचे बात बोली गई है, भारत की विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व का अनुपात बहुत ही कम है। 1 मिनट, अब हम इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं डाउन तक। इसमें क्या बोला, भारत की विधायिका उसमें महिलाओं प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2019 में, यार ये और समस्या है, पहली बार 2019 में क्या हुआ, पहली बार 2019 में 14.36% तक पहुंच सकी है। ठीक है, उसके बाद राज्यों की विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। इसको आप याद रखना कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व, अगर क्वेश्चन लिखने को आए तो कह देना कि आप महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो राजनीति है उसमें बहुत कम है। जैसे अगर लोकसभा की बात करें तो उसमें मात्र 14.36% है 2019 में, और विधानसभा में उनका और भी कम है जो 5% के लगभग ही है। इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के कई देशों से काफी नीचे है। भारत इस मामले में अफ्रीका और लातिन अमेरिका जैसे कई विकासशील देशों से भी पीछे है। कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आ गई है, पर मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। ये हमें अक्सर देखने को मिला है। फिलहाल अगर हम मोदी गवर्नमेंट की बात करें तो इसमें महिलाओं को काफी ज्यादा मंत्रियों को बनाया गया है। जैसे अभी निर्मला सीतारमण है, स्मृति ईरानी है, तो ये काफी दिग्गज मंत्री हैं जो अच्छे मंत्रालय उनको दिए गए हैं। इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका निर्वाचित संस्थाओं में, क्या तरीका, इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका वो है जो निर्वाचित संस्थाओं महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय कर देना है। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है। स्थानीय सरकारों यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। तो इसमें ये बात करी गई है कि ये तभी संभव है जब महिलाओं को उनका प्रतिनिधित्व मिले। उनको क्या है, उनके लिए कुछ एक निश्चित दायरा तय कर दिया जाए कि आप इतना चुनाव जरूर लड़ेंगे। जैसे स्थानीय चुनाव हमने पिछले अध्याय में देखे, उसमें 33% महिलाएं अवश्य लड़ती हैं चुनाव। अब आगे महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं की मांग है कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए। संसद के इस आशय का एक विधेयक पेश भी किया गया था, पर 10 वर्षों से ज्यादा अवधि से वो लटका पड़ा है। सभी राजनीतिक पार्टियां इस विधेयक को लेकर एकमत नहीं है और यह पास नहीं हो सका। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि राजनीति के बहुत सारे दिग्गज नेता ये नहीं चाहेंगे कि महिलाओं को उनको बराबरी का अधिकार मिल जाए 33%। क्यों? क्योंकि महिलाएं सारी प्रबल नहीं होती। राजनीतिक पार्टी को चलाने के लिए रुपए की आवश्यकता होती है, और रुपए ज्यादातर पुरुषों पर, जो जिनकी छवि हम लूट खसोट वाली रही है, हम अपना इतिहास उठाकर कहें तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि नेता वही बनते हैं जो, मतलब वही मैक्सिमम है ही जो लूट खसोट करते रहे या जिनके पास काफी रुपया, जो टिकट वगैरह खरीद पाते हैं। तो महिला इतनी प्रबल स्थिति में नहीं है, तो इसीलिए ये विधेयक आज तक लटका पड़ा है। आगे बात बोली गई है कि लैंगिक विभाजन इस बात की एक मिसाल है कि कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की जरूरत है। इससे यह पता चलता है कि जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो वंचित समूहों को किस तरह लाभ होता है। तो सीधी सी बात है कि जब कोई सामाजिक विभाजन राजनीति के अंदर आता है तो उसमें क्या है, वो जो वंचित समूह है उसको लाभ होता है। जैसे अगर मान लीजिए महिलाएं अगर राजनीति में आएंगी तो उससे क्या है, महिलाओं को लाभ होगा। अब धर्म और सांप्रदायिकता की राजनीति पर हम बात करेंगे। धर्म, पहले हमने किसकी बात करी, लिंग की, लैंगिक विभाजन के बारे में बात करी। अब हम धार्मिक, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है, रिलीजन के आधार पर जो
हमारा जो समाज है, जो सामाजिक हम कह सकते हैं विविधता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि राजनीति के अंदर ये अपने आप को कैसे प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या क्या करते हैं, इसके बारे में हम हल्की सी चर्चा करेंगे। आइए अब हम एकदम ये अलग किस्म की जो है चर्चा करते हैं। हम टॉपिक बात कर रहे थे धार्मिक विभाजन की। जैसा कि हमने पिछली बार देखा कि लैंगिक विभाजन चाहे दुनिया का कोई सा भी देश हो, हर जगह व्याप्त है, लेकिन धार्मिक विभाजन ये जरूरी नहीं हर जगह व्याप्त हो। लेकिन कुछ देश हैं जिनके अंदर व्याप्त हैं धार्मिक विभाजन। जैसे इंडिया की बात करें तो यहाँ पर हर धर्म का व्यक्ति रहता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पर्शियन, हर तरह का, जैन, बौद्ध, चाहे कोई भी ले लीजिए आप। तो हम इसमें बात करेंगे धार्मिक विभाजनों का जो अंतर है, धार्मिक विभाजन अंतरों पर जो विभाजन है, यह विभाजन लैंगिक विभाजन जैसे सार्वभौम तो नहीं है, पर विश्व में धार्मिक विभिन्नता आज भी व्याप्त चली है। भारत समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, पर जैसा कि हमने उत्तरी आयरलैंड के मामले में देखा, अगर लोग एक धर्म को माने लेकिन उसकी पूजा पद्धति और मान्यताएं अलग अलग हों, तब भी गंभीर मतभेद पैदा हो जाते हैं। लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होता है। लैंगिक विभाजन को बेशक राजनीति के अंदर लोग नहीं धर के देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो धार्मिक विभाजन है वो राजनीति के अंदर अवश्य आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये वोट बैंक बन जाता है यहाँ पर। अब एक चीज बहुत बड़ा गांधी जी का स्टेटमेंट है, ये आईएएस में एक बार एक इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं रखा जा सकता। धर्म से उनका मतलब हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म से नहीं होकर नैतिक मूल्यों से था, जो सभी धर्मों से जुड़े हैं। तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गांधी जी धार्मिक जो विचारधारा के थे, अपने साथ हमेशा गीता लेकर चलते थे और हमेशा राम भजन गाया करते थे, तो क्या वो धर्म से बात नहीं करते थे? तो गांधी जी का मानना ऐसा था कि राजनीति से कभी धर्म को अलग नहीं रखा जा सकता। धर्म का मतलब किसी रिलीजन से ऐसा नहीं जो कट्टरता फैलाता है। धर्म का मतलब उस रिलीजन से ऐसा है जिसके अंदर जो नैतिक मूल्य हैं उनके बारे में चर्चा करी उन्होंने कि नैतिक मूल्य हर एक धर्म में व्याप्त हैं और उनको यूज करके राजनीति में उसका अच्छा प्रयोग किया जा सकता है। अपने देश के मानवाधिकार समूहों का कहना है कि इस देश में सांप्रदायिक दंगों में मारने वाले लोग अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। उनकी मांग है कि सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए। ये कुछ पॉइंट हैं जिन पर हमें चर्चा करने की बात करी गई है। ह्यूमन राइट्स का जो हर देश के अंदर ह्यूमन राइट्स के जो है हम कह सकते हैं ग्रुप होते हैं, तो इंडिया के अंदर जो ह्यूमन राइट है उनका कहना यह है कि देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे अक्सर होते रहते हैं, लेकिन सांप्रदायिक दंगों में ज्यादातर लोग जो मारे जाते हैं उनमें ज्यादातर अल्पसंख्यक होते हैं। अल्पसंख्यकों में मुस्लिम हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, ऐसा बात बोली गई है। मारे हर कोई जाते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक ज्यादा तौर पर मारे जाते हैं। महिला आंदोलनों का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून मतलब ये होता है कि परिवार में तलाक से संबंधित, परिवार का उत्तराधिकार से संबंधित ये सारे जो कानून होते हैं ना, उनको पारिवारिक कानून कहते हैं। तो महिलाओं का मानना ऐसा है कि जो पारिवारिक कानून है उसमें महिलाओं से भेदभाव करते हैं, हर कोई जानता है, और हर धर्म के अंदर महिलाओं से भेदभाव किया जाता है। इस आंदोलन की मांग है कि भी सरकार को इन पर कानूनों को समतामूलक बनाने के लिए उनमें बदलाव करने की जरूरत है। तो महिला आंदोलन है उनका मानना है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उनको कहीं ना कहीं इन कानूनों को समतामूलक बनाना चाहिए, हर किसी को बराबर की नजर से देखना चाहिए, चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष हों, हर किसी को बराबर नजर से ही देखना चाहिए। इसके बारे में उन्होंने चर्चा करी है। ये सभी मामले हैं जो धर्म और राजनीति से जुड़े हैं, पर ये बहुत गलत या खतरनाक भी नहीं लगते हैं। विभिन्न धर्मों से निकले विचार, आदर्श और मूल्य राजनीति में एक भूमिका निभा सकते हैं। हमको हर कोई जानता है कि हर धर्म के अंदर क्या है, विचार हैं, आदर्श हैं, मूल्य हैं, राजनीति की भूमिका निभा सकते हैं। तो इनके अंदर जो अच्छे अच्छे मूल्य हैं, अच्छे अच्छे नियम हैं, वो राजनीति के अंदर एक अच्छा काम भी कर सकते हैं। इसके बारे में चर्चा करी गई है। अब आगे के हम टॉपिक में बात करेंगे। लोगों को एक धार्मिक समुदाय के और तौर पर अपनी जरूरतों, हितों और मांगों को राजनीति में उठाने का अधिकार होना चाहिए। जो लोग राजनीतिक सत्ता में, आगे क्या बोला गया हो, उन्हें धर्म के कामकाज पर नजर रखनी चाहिए, और अगर किसी के साथ भेदभाव करता है या किसी के दमन में सहयोग की भूमिका निभाता है तो इसे रोकना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो धर्म से संबंधित राजनीति करने जाता है उसके धर्म में चाहे किसी के साथ भेदभाव होता रहा है वो कभी उठाता नहीं है। जैसे मुस्लिम धर्म की बात करें, अभी इंडिया के अंदर मोहम्मद ओवैसी, अगर आप राजनीति में थोड़ी सी भी दिलचस्पी रखते हैं तो वो मुस्लिम धर्म का प्रतिनिधित्व बहुत बढ़ चढ़ कर करते हैं,
लेकिन ऐसा नहीं है कि मुस्लिम धर्म के अंदर भेदभाव महिलाओं के साथ नहीं होता है, बच्चों के साथ नहीं होता, गरीबों के साथ नहीं होता, उनके साथ भेदभाव होता है। लेकिन कभी वो अपने धर्म में जाकर स्पेशल इस बात को नहीं कहते हैं कि आप महिलाओं को ऐसा मत करिए, आप महिलाओं को, तो यही बात इसमें बताई गई है। अगर शासन सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव करता है और उसे उसके ऐसे कामों में कोई बुराई नहीं है, बुराई नहीं करता, बुराई नहीं है, ठीक है। शासन के बारे में बोला गया, अगर कोई शासन है और उसे वो सभी जो धर्म है उनके साथ समान बर्ताव करता है तो उनके ऐसे काम में कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब हम सांप्रदायिकता को पढ़ेंगे। सांप्रदायिकता एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। अब बात शुरू होती है सांप्रदायिकता है क्या, इसको हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाए। पिछले अध्याय में हमने उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण देखा। राष्ट्रवाद एक ऐसी अवधारणा से जुड़े हुए खतरों को दिखाता है। समस्या तब और विकराल हो जाती है, एक मिनट, समस्या तब और विकराल हो जाती है जब राजनीति में धर्म, जब क्या होता है राजनीति के अंदर धर्म और अभिव्यक्ति का एक समुदाय की विशिष्टता के दावे के क्या है, विशिष्टता के दावे में पक्ष पोषण का रूप नहीं लगती है। तो इसमें सीधी सीधी बात बोलिए, अगर किसी राष्ट्र का जो आधार है वो धर्म बन जाए, यानी कि धर्म के आधार पर ही राष्ट्र, कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये मुस्लिम राष्ट्र है, ये ईसाई राष्ट्र है, ये बौद्ध राष्ट्र है, जब इस आधार पर कोई राष्ट्र बन जाता है तो क्या होता है उसमें थोड़ी दिक्कत, समस्याएं शुरू हो जाती हैं। हमने जैसा आयरलैंड के अंदर देखा, उसमें क्या है, एक ही राष्ट्र है। कौन सा राष्ट्र है? ईसाई राष्ट्र है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें क्या है, समस्याएं, स्थिति पैदा होने लगी। ऐसी दिक्कत तब और हो जाती है जब कोई एक राजनीतिक पार्टी एक ही धर्म का बढ़ावा करने लगती है, एक ही धर्म को बढ़ावा देने लगती है, तो वहां की स्थिति थोड़ी दिक्कत वाली हो जाती है, थोड़ी सांप्रदायिक हो जाती है। और ऐसी स्थिति में जो दूसरा धर्म होता है वो भी राजनीति के खिलाफ खड़ा हो जाता है और एक अंतर्द्वंद हो जाता है, गृह युद्ध की तरह हो जाता है। इसी को हम सांप्रदायिकता बोलते हैं। अगर सरल भाषा में कहें तो इसकी देखिए यहाँ डेफिनेशन भी दी हुई है कि राजनीति से धर्म को इस तरह जोड़ना ही सांप्रदायिकता है। यानी कि जब धर्म राजनीति से जुड़ जाता है तो उसको हम सांप्रदायिकता कहते हैं। सांप्रदायिकता का सीधा सा अर्थ, और सांप्रदायिक का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, सांप्रदायिकता से हमारा जो समाज है वो आपस में लड़ जाता है, देश को जो अखंडता है उसको खतरा हो जाता है। अब हम यहाँ पे थोड़े 2-3 पॉइंट देखेंगे और सांप्रदायिकता टॉपिक को खत्म करेंगे। सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति है दैनंदिन जीवन को में ही दिखती है। इसमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदाय के बारे में बनाई धारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने जैसी मान्यताएं शामिल हैं। ये चीजें इतनी आम है कि अक्सर हम उन पर ध्यान तक नहीं देते हैं, जबकि ये हमारे अंदर ही बैठी होती हैं। सबसे बड़ी समस्या बताइए कि सांप्रदायिकता की क्या है कि वो अपने धर्म को श्रेष्ठ मानने लगते हैं। और जो एक धर्म होता है, जैसे मान लीजिए अभी हिंदू और मुस्लिम धर्म में कॉन्फ्लिक्ट चले, तो हिंदू लोग मानते हैं कि उनके अंदर आतंकवाद ज्यादा है, उनके अंदर कट्टरता ज्यादा है, वो लोगों को सताते ज्यादा हैं, या फिर वो महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। तो ये हमारी पूर्वाग्रह हमारे दिमाग में भर जाता है। ये सांप्रदायिकता की अभिव्यक्ति होती है। दूसरी पॉइंट में क्या बोला, सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की फिराक में रहती है। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय की होते हैं उनकी एक कोशिश बहुसंख्यकवाद के रूप ले लेती है। फिर क्या है, समस्या जब बिगड़ने लगती है, फिर क्या होती है, सांप्रदायिक सोच होती है एक ही धर्म के प्रति, तो फिर क्या होती है, वो सोचते हैं हम राजनीति में प्रबल हो जाएं, हम राजनीतिक में ज्यादा अच्छा भाग लें। फिर इससे क्या होता है, देश के अंदर जो बहुसंख्यक समुदाय होता है वो अपनी सरकार बनाता है और आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। हमेशा हमेशा के ये मार काट चलती ही रहती है। इसके बारे में ये हमें बताया गया था। सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप ले लेती है। इससे धर्म के पवित्र प्रतीकों, धर्मगुरुओं, भावनात्मक अपील और अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने जैसे तरीकों का उपयोग बहुत आम है। चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं की भावनाओं या हितों की बात उठाने जैसे तरीके अक्सर अपनाए जाते हैं। फिर क्या होता है, जब सांप्रदायिकता आधार पर क्या है, राजनीतिक गोलबंदी पैदा कर ली। जब कुछ सांप्रदायिक कॉन्फ्लिक्ट होता है देश के अंदर तो उसका फायदा कौन, राजनेता उठाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे धर्म को ऐसा खतरा है, तुम ऐसा दिक्कत में आ जाओगे इसलिए तुम हमें वोट दो। मुस्लिम कहेगा तुम ऐसी दिक्कत में आ जाओगे इसलिए तुम हमें वोट दो। तो ये चुनाव के टाइम पर एक आम बात है और हमेशा ये वैसा होता है। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, सांप्रदायिकता का सबसे गंदा रूप है आपस में दंगा हो जाना। कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप ले लेती है और संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार कराती है। विभाजन के समय भारत पाकिस्तान में भयावह सांप्रदायिकता दंगे हुए, ठीक है। आजादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई। तो सांप्रदायिकता का सबसे गंदा रूप क्या बताया इसमें, जब आपस में युद्ध हो जाए, आपस में लोग मारने लगे,
ठीक है, तो इसको बोला है। और सांप्रदायिकता का बिल्कुल जस्ट अपोजिट है वो धर्मनिरपेक्ष, यानी किसी भी धर्म का ना होना, किसी भी धर्म के पक्ष में ना होना। तो धर्मनिरपेक्ष शासन की हम बात करेंगे। सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। हमारे संविधान हमेशा से ही हमारा देश बटा है सांप्रदायिकता के आधार पर, तो हम कह सकते हैं हमारे देश के लिए हमेशा एक बड़ी चुनौती की तौर पे रही है। हमारे संविधान निर्माता थे, ठीक है, हमारे संविधान निर्माता इस चुनौती के प्रति सचेत थे। इसी कारण उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना और इसी आधार पर संविधान में अनेक प्रावधान किए गए। इनके बारे में हम पिछले साल पढ़ चुके हैं। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये, भारतीय राज्य में किसी धर्म को राज्य की धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया गया है। सबसे बड़ा ये हाईलाइट भी कर सकते हैं आप, भारतीय जो राज्य है उसमें किसी भी धर्म को किसी एक राज्य की धर्म के रूप में कोई भी धर्म अंगीकार नहीं किया गया। जैसे हम श्रीलंका के अंदर देखते हैं बौद्ध धर्म है, पाकिस्तान के अंदर इस्लाम है, इंग्लैंड के अंदर ईसाई है। हर देश में कोई ना कोई धर्म है, धर्म को अपना रखा है राज्य की धर्म के। हर देश तो नहीं कह सकते, कुछ देशों में नहीं भी है, जैसे अमेरिका में नहीं है, ठीक है। संविधान सभी नागरिकों और समुदाय को किसी भी धर्म का पालन करने और उसका प्रचार करने की आजादी देता है। कोई भी धर्म आप अपना सकते हैं, छोड़ सकते हैं, पालन कर सकते हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी तरह के भेदभाव को असंवैधानिक घोषित करता है। ये हमारे संविधान की खासियत है और विशेषता है, इसको आप हमेशा याद रखना। इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदाय, ये क्या है, इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों की समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मसलों में दखल देने का अधिकार भी देता है, जैसे छुआछूत की इजाजत नहीं देता है, ठीक है। तो ये हमारा संविधान है, हमारे शासन को भी अधिकार देता है कि आप जाओ और लोगों की समस्याएं देखो। अगर कोई ऐसी आपको हम कह सकते हैं स्थिति दिखाई पड़ती है जहां पर लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनके धर्म के आधार पर, उनकी जाति के आधार पर, तो उनको आप जो है संविधान के तहत उनको सजा भी दे सकते हैं, दंड भी दे सकते हैं। इस हिसाब से देखें, हम रीडिंग लगा रहे हैं, इस हिसाब से देखें तो धार्मिक निरपेक्षता को पार्टियों या व्यक्तियों की विचारधारा भर नहीं है, यह विचार हमारे संविधान की बुनियाद है। सरल भाषा में सिर्फ ये कहा गया है कि ये जो विचार है ये हमारे संविधान की क्या है, बुनियाद है। सांप्रदायिक भारत में सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही एक खतरा नहीं है, यह भारत की बुनियादी अवधारणा के लिए भी एक चुनौती है, एक खतरा है। तो इसको आप कहने हैं सांप्रदायिकता जो है ना, यहाँ पर देखिए, सांप्रदायिकता भारत के सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही खतरा नहीं है, यह भारत की बुनियादी अवधारणा के लिए भी एक खतरा है। बुनियादी अवधारणा कैसी है, जिसमें हम क्या करते हैं, धर्मनिरपेक्ष संविधान की बात करते हैं। तो हमारा जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है पूरी तरह से, और जो सांप्रदायिकता है वो हमारे देश के लिए खतरा के तौर पर देखी जाती है। वो लोगों के लिए सिर्फ नहीं, हमारे संविधान के लिए भी हम खतरा के तौर पर देखते हैं। अब बात करते हैं जाति और राजनीति। हमने दो सेक्टर देख लिए, एक लिंग देख लिया और धर्म देख लिया। अब हम बात, और ये अंतिम सेक्टर है, लास्ट सेक्टर है, जाति की बात करेंगे। जाति राजनीति के अंदर कैसे हावी रहती है, जाति राजनीति में कैसे मुख्य भूमिका के तौर पर नजर आती है, उसके बारे में हम हल्की सी चर्चा। हमने राजनीति में सामाजिक विभाजन की दो अभिव्यक्तियां देख ली, जिसमें हमने बता दी, किसकी देख ली हमने, धर्म और लिंग की। किसकी, पहले हमने लिंग की देखी, फिर धर्म की देखी, अब हम देखेंगे जाति की। जाति हमारी राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। हम कह सकते हैं किंग मेकर रही हैं हमेशा से। तो हम कह सकते हैं कि आइए हम अंतिम प्रमुख विभाजन यानी जाति और राजनीति की चर्चा करें। इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जाति जो राजनीति के अंदर उसके सकारात्मक पक्ष भी है और नकारात्मक पक्ष भी करते हैं। तो जातिगत असमानताओं को पहले हम देखेंगे। लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में है, पर जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ और सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। सभी समाजों में कुछ सामाजिक असमानताएं और एक न एक तरह का श्रम का विभाजन मौजूद होता है। अधिकतर समाजों में पेशा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाता है, ये सामान्य है, ठीक है। लेकिन जाति व्यवस्था में इसका एक अतिवादी और स्थायी रूप है और अन्य समाजों में मौजूद असमानताओं से यह बिल्कुल भिन्न है, ठीक है, एक खास अर्थ में भिन्न है। तो हम इस टॉपिक क्या कहना चाह रहा है, इस टॉपिक के अंदर यह बताया गया है कि जो जाति व्यवस्था है दुनिया के किसी देश में नहीं, इंडिया को छोड़कर, इंडिया के अंदर ही है और इंडिया के समाज में ही सिर्फ और सिर्फ जाति व्यवस्था है और किसी देश में नहीं है। लेकिन हर देश के अंदर क्या है, पेशा बटा हुआ है कि आप ये काम करोगे, ये काम करोगे। लेकिन अगर उनको लगता है कि हम इस पेशा को परफेक्ट नहीं, इस पेशा को हम छोड़ना चाहते हैं, तो वो पेशा को बदल भी सकते थे। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसी स्थिति नहीं थी। एक जाति में चाहे वो व्यक्ति बेशक, देखिए अगर कोई निचली जाति का व्यक्ति है, दलित है,
और उसका परिवार का काम है सफाई करना। अब देखिए, सफाई करने के लिए एक स्वस्थ आदमी चाहिए। कैसा चाहिए? स्वस्थ, जिसके हाथ पैर बिल्कुल सब सही हो। अगर बाय द वे उसी परिवार में कोई विकलांग व्यक्ति पैदा हो गया तो वो कोई दूसरा पेशा चूज नहीं कर सकता था, उसको मजबूरन ही सफाई करनी थी, चाहे वो बिल्कुल अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे, चाहे मर जाए। ये हमारी जो समाज की, हमारी जो भारतीय समाज थी, इसकी सबसे बड़ी कुरीति थी, एक अस्थायी व्यवस्था थी, एक बहुत बुरी धारणा थी, हम कह सकते हैं। इसमें पेशा के वंशानुगत विभाजन को रीत रिवाजों की मान्यता प्राप्त थी। एक जाति समूह के लोग एक मिलते जुलते पेशों से होते थे, साथ ही उन्हें एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में भी देखा जाता था। उनमें आपस में बेटी रोटी अर्थात शादी और खानपान का संबंध था। बेटी रोटी, बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया, बेटी रोटी यानी कि शादी और खानपान का संबंध था। अन्य जाति समूहों में उनके बच्चों की न तो शादी हो सकती थी और न ही महत्वपूर्ण पारिवारिक और सामुदायिक आयोजनों की तरह उनकी पांत में बैठकर दूसरी जाति को लोग भोजन कर सकते थे। ये एक इंपॉर्टेंट है, हमारी जाति व्यवस्था के अंदर ये चीज हमें देखने को मिलती थी और एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। जाति व्यवस्था के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि एक जाति के लोग एक ही जाति में अपनी बेटी की शादी कर सकते थे, और दूसरी बात यह है इसमें बड़ी व्यवस्था थी। एक सवर्ण था, मतलब सबसे ऊंची जाति के, और दलित होते थे। तो कोई एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति के व्यक्ति की पांच मतलब होती है, दावत की एक पंक्ति बैठी होती है, उसमें बैठकर नहीं खा सकते थे। ये समस्या थी। अब बड़ी व्यवस्था को आप जानते हैं, बड़ी व्यवस्था का मतलब होता है जाति समूहों का पदानुक्रम, जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान के सबसे ऊपर रहेंगे, तो किसी अन्य जाति समूह के लोग क्रमागत रूप से नीचे रहेंगे। बड़ी व्यवस्था आप जानते हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो उसमें क्या है कि जो ब्राह्मण में पैदा हो ब्राह्मण में रहेगा, क्षत्रिय में पैदा हुआ क्षत्रिय में रहेगा, जो शूद्र में है वो शूद्र में रहेगा। तो ये बड़ी व्यवस्था थी, तो इसके बारे में ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं। बड़ी व्यवस्था क्या थी? अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। इसमें अंत्यज जातियों के साथ साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता था। इसकी चर्चा हमने 9वीं कक्षा में की थी। यही कारण है कि ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे राजनेताओं ने समाज सुधारों से जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात करी और उनके लिए काम भी किया। तो इसमें आप कुछ महान पुरुषों के नाम जरूर, आप ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी, इनके बारे में चर्चा करी गई। तो इसकी थोड़ा आप ध्यान रखना, इनके नामों को, इसके बारे में चर्चा करी गई है। तो हम कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए इन्होंने बहुत काम किए और इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी, जिससे लोगों में एक नई जागरूकता का भाव पैदा हुआ। भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता के बारे में इसमें थोड़ा पढ़ लेना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर ये बताया गया है कि कैसे हमारे देश के अंदर क्या भ्रम फैलाया जाता है। भ्रम क्या है? आपने भी सुना हुआ कि कुछ समय बाद मुस्लिम लोग हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, इस देश के अंदर बहुत ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन एक सच्चर समिति बैठी थी, उसने ये बहुत पहले 1961 में ये आंकड़ा दिया था कि चाहे मुस्लिम कितने ज्यादा भी बढ़ लें फिर भी वो 4-5% ही बढ़ सकते हैं। आज उनकी आबादी देखिए, हिंदू की आबादी जो है 79.8% है, मुसलमान की 14.2% है। अगले 50 सालों में अगर इसी गति से ये बढ़ते रहे तो खिंचकर 18% तक पहुंच जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो कोई अगर आपसे ये कहे कुछ समय बाद मुस्लिम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो उसकी बातों में मत आना। ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है, चुनावी रणनीति बनाकर ये चुनावों को जीतने के लिए नेता लोग इसका प्रयोग करते हैं। आगे बात है, इन महापुरुषों के प्रयासों से सामाजिक आर्थिक बदलाव के चलते आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया है। ये निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा पुराना समाज था, आजादी से पहले का समाज था, जो संविधान बनने से पहले का समाज था, वो बिल्कुल अलग था। वहां पर क्या था, जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा बुरी तरह से हावी थी। लेकिन आज का जो समाज है वो बहुत बदला हुआ है, लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया है। लोग आज जो जाति में छुआछूत वगैरह था उससे दूर जा रहे हैं, शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत सारा बदलाव आया है। आर्थिक विकास, इसमें सबसे बड़े जो 3-4 कारक है उनको आप हाईलाइट जरूर कर लेना। इसमें सबसे बड़ी बात है आर्थिक विकास। संपत्ति सभी लोगों पर लगभग बराबर हो गई, चाहे वो दलित हो चाहे सवर्ण हो। शहरीकरण, यानी कि गांवों से शहर में जाकर लोग बसने लगे हैं, तो वहां पर लोगों को अक्सर आप एक दूसरे से ज्यादा मतलब नहीं होता है। वो लोग अक्सर ये नहीं पहुंचते हैं कौन सी जाति के हो, कौन से किस धर्म के हो। अगर आप किसी होटल वगैरह में जाएंगे तो आप ये नहीं पूछ पाओगे कि कौन सी जाति के हो, आप कौन सी जाति के हो, क्यों खाना बनाया है, क्योंकि ये आजादी आपको नहीं दी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साक्षरता और शिक्षा के विकास की। पेशा चुनने की आजादी भी हमारे संविधान ने दी है। गांवों में जमींदारी व्यवस्था के कमजोर पड़ जाने से जाति व्यवस्था के पुराने जो स्वरूप थे और वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है। ठीक है,
तो ये मुख्य बात है। क्या क्या थी? आर्थिक विकास हुआ है, शहरीकरण हुआ है, साक्षरता बढ़ी है, शिक्षा का विकास हुआ है, और क्या हुआ है, गांवों में क्या है, आजादी का पेशा, मतलब जो पेशा चुनने की आजादी है, कोई भी आप कौन सा काम करना चाहते हैं उसकी आजादी है, जमींदारी प्रथा खत्म हो गई है। इन सबसे क्या है, लोगों को अपने अधिकार समझने में जो है क्या है, एक हिम्मत मिली है, अपने अधिकारों को समझे हैं जो बी आर अम्बेडकर साहब ने दिए थे, और लोग क्या है, आगे बढ़ रहे हैं। इसके बारे में चर्चा करी गई है। आगे क्या बोला गया है, आगे यहां से हम शुरू करते हैं। इस हिसाब से जाता, कोई ट्रेन या बस में आपके साथ कौन बैठा है, रेस्तरां में कौन काम कर रहा है, मेज पर कौन काम खाना खा रहे हैं, आदमी की जाति क्या है। संविधान में किसी भी तरह से जातिगत भेदभाव का निषेध है। ठीक है, संविधान ने जाति व्यवस्था में पैदा हुए अन्याय को समाप्त करने वाली नीतियों का आधार बनाया है। अगर 100 साल पहले कोई व्यक्ति आज फिर दुनिया में लौट कर आए तो वो निश्चित ही परेशान हो जाएगा। वो सोचेगा यार इतना समाज बदल गया है, पहले कहाँ हम सिर्फ सफाई काम किया करते थे, आज हमारे बच्चे आईएएस तक जा रहे हैं, हमारे बच्चे अच्छी अच्छी नौकरी कर रहे हैं, ये मैं क्या देख रहा हूँ। ये सारे लोग या मतलब क्या कह सकते हैं, एक आश्चर्य में पड़ जाएंगे। बहरहाल समकालीन भारत में जाति प्रथा विदा नहीं हुई है। मैं आपको बोल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर जगह ही ऐसी स्थिति हो। ये विदा नहीं हुई है, हर जगह जाति व्यवस्था अभी भी मौजूद है। जाति व्यवस्था के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार है। अभी भी ज्यादातर लोग अपनी जात या कबीले में ही शादी करते हैं। ज्यादातर ही नहीं, मैक्सिमम लोगों की बात करते हैं। हर कोई अब आज के समय में जो है अपनी ही जाति में ज्यादातर शादियां करता है। ये जाति व्यवस्था का एक जीता जाता उदाहरण है, और आप अपने परिवारों वगैरह में देखते ही होंगे। स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान के बावजूद भी छुआछूत की प्रथा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत सदियों से कुछ समूहों को लाभ की स्थिति में तो कुछ समूहों को दबा कर रखा गया है, जिनको हम अक्सर दलित कहते हैं। तो कुछ हमेशा लाभ की स्थिति में रहे हैं, जो सवर्ण कहे जाते हैं। कौन है? सवर्ण, जिसमें ब्राह्मण एवं क्षत्रिय आते हैं। कौन आते हैं? ब्राह्मण और क्षत्रिय। तो आप इनको याद रखना। तो इसके बारे में बात करी गई हल्की सी। अब 2-3 मुख्य पॉइंट हैं, उसके बारे में आप रीडिंग लगा लेना। इसमें कुछ मुख्य नहीं है, मैंने मुख्य की बात बता दी। 2-3 पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अब राजनीति में हम जाति को देखते हैं। आप सबको ही जानते हो कि बहुत समय से राजनीति में जाति किंग मेकर रही है। अगर बिहार के अंदर देखें तो लालू प्रसाद यादव अहीर है, तो अक्सर वो बात बोलते हैं कि मैं अहीर हूं। और यूपी के अंदर देखी जाए तो क्या है कि जो एसपी है, एसपी मतलब सपा की पार्टी है, वो भी यादव लोगों की, मुलायम सिंह जी जो दिवंगत हो गए हैं, मुलायम सिंह जी, इनकी पार्टी थी। उसमें भी अक्सर इस बात की चर्चा रहती है कि यादव वोट कितना। हर पार्टी वोट को जाति के हिसाब से देखती है। अगर आपके लोकसभा चुनाव को देखा जाए तो उसमें सबसे पहले जातियों का आंकड़ा लगा लिया जाएगा। आप चर्चा करते हुए सुनते होंगे। उसमें क्या लोग कहते हैं कौन सी जाति कितने लोग हैं। जिस जाति की, अगर मान लीजिए किसी लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण जाति के लोग ज्यादा हैं, तो वहां पर क्या है, कैंडिडेट को ब्राह्मण ही खड़ा किया जाएगा। अगर वहां पर यादव लोग ज्यादा हैं तो वहां पर यादव को ही खड़ा किया जाएगा। तो जाति क्या है, राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो शुरू करते हैं। सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद भी इस मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। इस चिंतन पद्धति के अनुसार एक जाति के लोग एक स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं और उनके हित एक जैसे होते हैं, तथा दूसरी जाति के लोग उनके हितों का कोई मेल नहीं होता है, जैसा कि हमने सांप्रदायिकता के मामले में देखा है। यह मान्यता हमारे अनुभव से पुष्ट नहीं होती है। हमारे अनुभव बताते हैं कि जाति हमारे जीवन का एक पहलू जरूर है, लेकिन यही एकमात्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। राजनीति में जाति अनेक रूप ले सकती है। तो हम राजनीति में जाति एक अनेक रूप ले सकती है, इसके बारे में हल्की सी चर्चा करेंगे। जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती हैं तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान रखती हैं, ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट मिल जाएं। जब सरकार का गठन किया जाता है तो राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें विभिन्न जातियों कबीलों के लोगों को उचित जगह दी गई है या नहीं दी गई है। ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाह रहा है कि जब किसी लोकसभा में चुनाव होता है तो वहां पर जातियों का पूरा और देख लिया जाता है आंकड़ा कितना क्या है, और उसके बाद उनको उसी हिसाब से कैंडिडेट खड़ा किया जाता है। इसके अलावा जो पार्टी सत्ता में आ जाती है तो वो हर जाति के मंत्री को कम से कम एक मंत्रालय देने की कोशिश करती है, ताकि हर जात खुश रहे, उसको लगे कि हमारे भी कुछ प्रतिनिधि हैं वहां पर। अब इसमें क्या बताया गया है, इसमें आर्थिक असमानता एक महत्वपूर्ण आधार है। जाति भी है, क्योंकि इसमें विभिन्न संसाधनों के लोगों की पहुंच निर्धारित नहीं की जाती। इसको हल्का सा पढ़ लेना। इसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बारे में बताया गया है, लेकिन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं।
कुछ दलों को कुछ जातियों की मददगार के प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार और उसके वोट की व्यवस्था में राजनीतिक दलों का विवश किया जाता है। एक वोट की व्यवस्था में राजनीतिक दलों को विवश किया जाता है कि वे राजनीतिक समर्थन पाने के लिए, लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हों। इससे उनसे उनकी जातियों के लोगों की नई चेतना पैदा होती है, जिनसे अभी छोटा सा नीचा माना जाता था। ये एक कॉमन सा पॉइंट है और इसके बारे में कुछ ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आगे ये एक पॉइंट और बोला गया है, देश के किसी एक संसदीय चुनाव में क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है और इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और समुदाय के लोगों को भरोसा हासिल करना पड़ता है। तो मतलब एक कॉमन सी बात बोली है कि राजनीति में क्या है कि हर जाति को बराबर एक तरह से लेकर चलना पड़ता है। कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी पार्टी का वोट बैंक कहते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि उस जाति के ज्यादातर लोग उस पार्टी को वोट देते हैं। कोई भी पार्टी, एक जाति के लोग जरूरी नहीं है कि एक ही पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन क्या है कि मैक्सिमम क्या है कि वो जाति को देखकर कैंडिडेट कौन सी जाति को होती है, ये वोटिंग वगैरह होती है। ये कॉमन से पॉइंट है, आप इनको याद रखना। ठीक है, एक और पॉइंट है, अगर किसी चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व माना जाता है तो अनेक पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने में कोई रोक नहीं सकता। ऐसे में कुछ मतदाताओं के सामने उनकी जाति के और एक से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं तो किसी जाति के मतदाताओं के सामने उनकी जाति का एक भी उम्मीदवार नहीं होता है। तो इसको ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हम कह सकते हैं एक तरह से कि ये जाति पर पूरी तरह से आधारित है कि कभी भी, ये अक्सर हम चुनावों में देखते हैं कि जब कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो वो जाति की पूरी तरह से गणना करके खड़ा होता है। हमारे सत्तारूढ़ दल जो होते हैं वो वर्तमान सांसदों और विधायकों को अक्सर हार का सामना करना पड़ता है। अगर जातियों और समुदाय की राजनीति पसंद की होती तो ऐसा संभव नहीं होता है। स्पष्ट है कि चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, किंतु दूसरे कारक भी इतने ही असरदार होते हैं। मतदाता अपनी जातियों में जितना जुड़ाव रखते हैं, अक्सर उससे ज्यादा गहरा जुड़ाव राजनीतिक दलों में रखते हैं। हाँ, एक चीज और है कि जाति के आधार पर ही वोट नहीं मिलता। अगर मान लीजिए एक ही जाति के दो लोग खड़े कर दिए जाए, लेकिन मतदाता की पहला चुनाव वो हो सकता है, पहली मतलब पसंद हो सकती है जाति, लेकिन दूसरी और मुख्य पसंद वो होती है दल, कि जो पार्टी है उसकी विचारधारा कैसी है, वो कैसे लोगों को रखती है, वो काम कैसा करती है, वो डेवलपमेंट कैसा करती है। ये सारी चीजों को मिलाकर एक वोट देते हैं लोग। एक जातीय समुदाय के भीतर भी अमीर और गरीब लोगों के हित अलग अलग हो सकते हैं। एक ही समुदाय के अमीर और गरीब लोग अक्सर अलग अलग पार्टी को वोट देते हैं। सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की राय और नेताओं की लोकप्रियता का चुनाव में अक्सर निर्णायक असर होता है। ये नेताओं की जो लोकप्रियता है वो भी चुनावों में एक निर्णायक और असरदार भूमिका निभाती है। जाति के अंदर भी राजनीति होती है। अभी हमने इन चीज पर गौर किया है कि राजनीति में जाति की क्या भूमिका होती है। राजनीति के अंदर जाति की क्या भूमिका होती है, हम कह सकते हैं किंग मेकर भी है एक तरह से जाति। तो लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो जाति है वो राजनीति के अंदर, मतलब राजनीति है वो जाति के अंदर है, लेकिन जाति भी राजनीति के अंदर है और राजनीति भी जाति के अंदर, एक दूसरे की पूरक है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि जाति और राजनीति के बीच सिर्फ एक तरफा संबंध होता है। राजनीति भी जातियों की को राजनीति के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था और जातिगत पहचान को प्रभावित करती है। इस तरह राजनीति की ही जातिग्रस्त नहीं होती। ये पॉइंट आप याद रखना, सिर्फ राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं होती, जाति भी राजनीतिग्रस्त हो जाती है। यह चीज अनेक रूपों में हमको देखने को मिलती है। हर जात खुद को बड़ा बनाना चाहती है, सो पहले से वह अपने समूह को जिन उपजातियों को छोटा या नीचा बताकर अपने से बाहर रखना चाहती थी, अब उन्हें भी साथ लाने की कोशिश करती है। ठीक है, ये एक बहुत बढ़िया, और देखिए एक बंदा है, ये दलित है, जाति से क्या है, दलित है, और ये देखिए गटर की सफाई कर रहा है। इसके चेहरे जो ये शरीर है इस पे देखो आप, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कीचड़ लगा हुआ है ये सारा का सारा। तो इस कविता के अंदर बताया गया, ये एक इंग्लिश कविता है, इसके बारे में बताया। चले जाते हैं जो विदेश, बोलते हैं पराई भाषा, पहनते हैं अजनबी पोशाक, और भूल जाते हैं इस मुल्क को, उन्हें मेरा सलाम है। और जो नहीं भूलते, सदियों तक पीटे जाने के बाद भी नहीं बदलते, ऐसे बेगैरतों को मैं पूछता हूं, क्या कहोगे अगर किसी ने पूछा तुमसे क्या होता है छुआछूत। तो ये अच्छी कविता है, इसके बारे में बताया गया है, इसके माध्यम से बताया गया है कि जाति व्यवस्था लोगों को कितनी ज्यादा हावी है, लोगों को कितनी बड़ी समस्याएं पैदा कर सकती है।
तो इसके बारे में ये चर्चा करी गई थी। अब हमारे चैप्टर है लगभग एंड की तरफ है और टाइम मुझे लगता है काफी लग गया है इस चैप्टर के अंदर, तो हम शुरुआत करते हैं और इसको अंत भी कर देते हैं। चूंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता में कब्जा नहीं कर सकती है, इसलिए वो दूसरी जातियों को भी अपनी जाति में मिलाने की कोशिश करती है, इसके बारे में बताया गया है। तो जाति भी राजनीतियां खेलती है, इसके बारे में हल्की सी हमें यहाँ पर चर्चा देखने को मिलती है। राजनीति में एक किस्म की जातिगत गोलबंदी भी हुई है, जिसे अंगड़ा और पिछड़ा कहा जाता है कि अंगड़ी जाति के कौन है, पिछड़ी जाति के कौन है, तो इसके बारे में। तो अब एक कंक्लूजन निकल के आता है पूरे चैप्टर का। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार जाति राजनीति में कई तरह की भूमिका निभाती है और एक तरह से ये चीजें दुनिया भर की राजनीति में चलती हैं, हर जगह देखने को मिलता है। दुनिया भर में राजनीतिक पार्टियां वोट पाने के लिए सामाजिक समूह और समुदायों को गोलबंद करने का प्रयास करती हैं, उन्हें चूतिया बनाने का काम करती हैं। कुछ खास स्थितियों में राजनीति में जातिगत विभिन्नताएं और असमानताएं वंचित हैं और कमजोर समुदायों के लिए अपनी बातें आगे बढ़ाने और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगने की गुंजाइश भी पैदा करती हैं। इस अर्थ में जातिगत राजनीति ने दलित और पिछड़ी जातियों को, जातिगत राजनीति ने दलित और पिछड़ी जातियों को, बहुत सही, चले सही। एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, करे रहो। अब इसमें आगे क्या बोला गया है, जातियों के लिए, लोगों के लिए सत्ता तक पहुंचने का एक तरह ये करने की स्थिति भी पैदा की है। अनेक पार्टियां और गैर राजनीतिक संगठन खास जातियों के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने, उनके साथ ज्यादा सम्मानजनक व्यवहार करने, उनके लिए जमीन जायदाद और अवसर उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पर इसके साथ ही यह भी सच है कि सिर्फ जाति पर जोर देना नुकसानदेह हो सकता है। जैसा कि धर्म के मसले से स्पष्ट होता है कि सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होती है। ठीक है, तो सिर्फ जाति के आधार पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये हमारे राजनीति के लिए, हम कह सकते हैं डेवलपमेंट के लिए नुकसानदेह हो सकती है। इससे अक्सर गरीब, विकास, भ्रष्टाचार जैसे ज्यादा बड़े मुद्दों से लोगों का ध्यान भी भटकता है। कई बार जातिवाद, तनाव, टकराव और हिंसा को भी बढ़ावा मिलता है। अच्छा, अब हम लास्ट बात बोलते हैं जो इस पॉइंट में, इसमें ये बोला गया है कि जो राजनीतिक पार्टी है वो जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, इसकी बात उठाकर जो और मुद्दे होते हैं जिसमें हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट, शिक्षा और स्वास्थ्य, इसकी बात करते हैं, तो इनसे क्या है, लोगों का मन भटकाते हैं। जो मुद्दे की बात होती है उससे इनका मन भटकाने के काम करते हैं। इससे क्या है, जो हमारा एक्चुअल डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता है। ये था हमारे चैप्टर का अंत और उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। पहले जो 3 चैप्टर हैं उनको भी मैंने बेहतर से समझाया है। पूरी की पूरी जो हम कह सकते हैं प्लेलिस्ट है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, उसको आप जरूर जाके पढ़ें। वो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। और हमारा यूट्यूब चैनल बिल्कुल नया है, हम आपके लिए रियलिस्टिक कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, इसलिए आप मुझे सब्सक्राइब भी जरूर करिए। इसी के साथ साथ थैंक यू।